नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम बिहार बिहान में। और फिर एक नया सवेरा लिए मैं हूं आपके साथ अनामिका, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दर्शकों, एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है कि वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इफ़ वी कैन नॉट चेंज आवर थिंकिंग। और ये बात कितनी सही भी है। हम तब तक कुछ बदलाव नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते। दर्शकों, हमारी सोच हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आशावादी रहते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम सभी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। हम सही और गलत का अंतर कर पाते हैं। यूँ कहें तो हमारी सोच आईना है हमारे अंतर मन की, हमारे चरित्र की, और आईना कभी गलत नहीं बताता। तो इसीलिए अपनी सोच अच्छी रखिए, सच्ची रखिए, ताकि दूसरे भी उससे सीख सके, प्रभावित हो सके और ऐसे हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और अब आपको दिखाते हैं उन महान व्यक्तित्व, उन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के विचार, उनकी कही बातें जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं अनमोल वचन। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। इस ज्ञान भरे सेगमेंट के बाद अब आइए एक और अहम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और आपको आज के गेस्ट से मिलवाते हैं। दर्शकों, आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं वो साहित्य की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दर्शकों, साहित्य के बारे में कहा जाता है कि ये समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। हमारा साहित्य हमें अपने समाज से, अपनी वास्तविकता से जोड़े रखता है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही महान साहित्यकार, कवि, रचनाकार मौजूद हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, कई पुरस्कार अपने नाम किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रेम रंजन अनिमेष जी से। बहुत स्वागत, अभिनंदन सर बिहार बिहान में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और दर्शकों का भी अभिनंदन, अभिवादन। जी सर। सर, आपकी रचनाओं के बारे में, आपकी कहानियों, कविताओं के बारे में हम आगे भी ज़रूर विस्तार से जानेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी कि शब्दों के इस संसार में आपका आना, आपका प्रवेश कैसे और किस तरह से हुआ? देखिए, ये शौक़ इसको अगर कहें या प्रेरणा कहें तो बचपन से ही मिली और इसमें आप जानते हैं परिवेश का बहुत महत्व होता है। तो मेरा सौभाग्य कि मेरे घर परिवार में इस तरह का परिवेश रहा। हमारे शुरुआत में 2 घर थे, आरा और पटना में, दोनों किराए के घर रहे। तो आरा में हमारे दादाजी पेशे से तो वो अधिवक्ता रहे, लेकिन वो तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी। तो वहाँ का घर भी पूरी तरह पुस्तकों से, किताबों से भरा हुआ था जी। और जो पिताजी चूँकि प्राध्यापक रहे, वो अंग्रेज़ी के प्राध्यापक रहे और उनका तो एकमात्र शौक़ ही किताबें, पत्र पत्रिकाएँ रहीं शुरू से। तो वो न सिर्फ वो किताबें खुद पढ़ते थे बल्कि लोगों को, जो भी जिज्ञासु हैं, उनको बांटते भी थे। तो उनका एक तरह से पूरा जीवन, कर्म और धर्म इसी पठन पाठन से जुड़ा रहा। तो पटना का जो हम लोग का किराए का घर था, वो भी जो बचपन से मुझे याद है कि जिस चौकी पे हम लोग सोया करते थे वो भी किताबों से भरा रहता था। और माँ कभी कभी शिकायत करती थी कि आपने इतनी किताबें रख दी हैं, हमारे बच्चे दब जाएंगे इसके नीचे। जी। वो नहीं हुआ, हम लोग और निखर के आए। तो ये साहित्य का इस तरह से माहौल था। हम लोग बचपन में गर्मी की छुट्टियों में, मुझे याद है एक गर्मी की छुट्टी में अमृतलाल नागर के 2 उपन्यास, बड़े उपन्यास, बूंद और समुद्र और अमृत और विष, ये मैं पढ़ गया। फिर मोहन राकेश की 51 कहानियाँ थी 3 खंडों में। तो इस तरह का शुरू से वो जिसको कहते हैं लत लग गई साहित्य की, शब्दों की। और संगीत का भी परिवेश रहा। ये
हमारे परिवार में स्वर और शब्द और लिखावट एक तरह से सबका नाता रहा और सबकी लिखाई बहुत अच्छी रही और सुर भी अमूमन अच्छा रहा। मेरे बड़े 2 भाई हैं, उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा, उस समय बहुत छोटा था मैं, और पिताजी को भी शौक़ था, माँ भी लोक गीत बहुत गाया करती थी। तो इस तरह से साहित्य, कला, संस्कृति और संगीत से भी एक बचपन से ही नाता जुड़ गया। तो शायद यही अवचेतन में यही प्रेरणा आगे जाके मुझे भी इस शब्दों के और स्वर के और साहित्य कला के संसार में खींच कर ले आई। जी, कहने का अर्थ है कला, साहित्य और संगीत से बचपन से ही लगाव और जुड़ाव जी, रहा है आपका। बिल्कुल। सर, आप हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा, निराला अपने साहित्य प्रेमियों के लिए लेकर आते हैं। पिछले दिनों कुछ नई पुस्तकें भी, नई रचनाएं भी आपकी प्रकाशित हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा मानना भी ये है कि आप अगर लिखें तो चूँकि इतना विशाल वाङ्मय है, इसमें पहले से इतना अधिक ज्ञान, अनुभव और रचनात्मकता है, तो अगर आप इसमें योगदान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप या तो कुछ बिल्कुल नया लिखें या कम से कम नई तरह से किसी चीज़ को सामने रखें, बिल्कुल, कि पढ़ने वाले को लगे कि वो कुछ नया कुछ अलग पढ़ रहा है। इसके लिए जोखिम भी उठाने पड़ते हैं आपको हर बार। राइट सर। क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है कि एक चीज़ जो प्रचलन में आ गई उसमें तात्कालिक रूप से आपको सहूलियत मिल सकती है, लेकिन जो भी अच्छा लेखक होता है, मुझे याद है बहुत ही हिंदी के, समकालीन हिंदी के सबसे जाने माने लब्ध प्रतिष्ठ हस्ताक्षर हैं केदारनाथ सिंह जी। वो कहा करते थे, उनको मैंने जब अपने कॉलेज के ज़माने से सुनना शुरू किया और बड़ा स्नेह भी रहा उनका, तो वो कहते थे कि हर लेखक को अपना बनाया हुआ सांचा तोड़ देना चाहिए। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर जो अगली मेरी कृति आए जी, उसमें कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश करूँ। अब वो कितना सफल होता है ये तो पढ़ने वाले आप जैसे लोग बताते हैं जी। लेकिन लोग अभी एक तरह से जान कर और मान कर चलते हैं कि प्रेमजन निमेश की कोई कृति आएगी तो उसमें कुछ अलग बात होगी, अनोखी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आपकी कविता संग्रह संक्रमण काल और जीवन खेल ये मैंने पढ़ी है। यहाँ आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसकी पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य हमारे दर्शकों से ज़रूर साझा करें। देखिए, संक्रमण काल थोड़ा नाम से भी अच्छा, इसके नाम की भी बहुत लोगों ने सराहना की, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष आते हैं। संक्रमण का अर्थ ट्रांजिशन भी होता है, आप जानते हैं, और संक्रमण जो कोरोना काल में जो संक्रमण फैला था उस शाब्दिक अर्थ लें तो वो भी उससे ध्वनित होता है। और उसके बाद, उसके पहले और बाद में जो दुनिया रही वो उस तरह से नहीं रही जी। उसने मनुष्य और मनुष्यता को कई चीज़ें याद दिलाई कि हम लोग अपनी तथाकथित विकास यात्रा में उस प्रकृति को शायद बहुत हद तक भूलते जा रहे थे। और कई बार मैं कहता हूँ, कुछ कविताओं में भी संदर्भ आया है कि प्रकृति के साथ भी जैसे स्त्री के साथ हम लोगों का व्यवहार रहता है, तो वो शब्दों में और चिंतन में तो बिल्कुल बहुत ही दुरुस्त रहता है, लेकिन जो कार्य व्यवहार में हमारे मेरे जीवन संस्कार में जिसकी इतनी अच्छी परंपराएं हमारे साहित्य और हमारे क्लासिक्स में हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उससे विच्छिन्न होते जा रहे थे। तो कोरोना ने एक तरह से आंखें खोलने का काम किया मनुष्य को कि ये जो गुमान है कि हम हैं और हमारे चलते ये सृष्टि चल रही है, ये भ्रम है मनुष्य का। क्योंकि उस समय देखा गया कि मनुष्य तो दरवाज़ों के पीछे बंद हो गए, बिल्कुल, लेकिन जीवन चलता रहा, प्रकृति और निखर कर आई। जहाँ हरियाली दिखाई नहीं देती थी वो हरियाली दिखने लगी, और जो पर्वत शिखर जिन जगहों से दिखाई नहीं देते थे वो दिखने लगे। नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ और कलकल और निर्मल हो गया।
तो एक तरह से प्रकृति ने याद दिलाया मनुष्य को कि आप इस पूरी सृष्टि की साझेदारी में आप एक महत्वपूर्ण अंग और अंश हैं, लेकिन आप ही सब कुछ नहीं हैं। और अगर आप इनके साथ तादाद में बिठाकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके बिना भी ये प्रकृति और सृष्टि अपना जीवन और जगत जो है वो आगे चलते रहेंगे। तो कई मामलों में एक तरह से जो बहुत ही तदर्थ और तात्कालिक और भौतिक होता हुआ समाज था, उसको जड़ों से जोड़ने का काम किया इस काल ने। तो जो 2-2.5 साल का वक्फा था, तो उसके दौरान जो लिखी गई कविताएं हैं वो हैं संक्रमण काल में। और जैसा पढ़ने वालों ने, साहित्य मर्मज्ञों ने कहा कि संभवतः हिंदी और भारतीय भाषाओं में तो किसी एक कवि की इस तरह की किताब जो एक पूरे काल पे इस तरह से केंद्रित हो, महत्वपूर्ण काल पे, संक्रमण काल, इस तरह की कविता पुस्तक संभवतः विश्व वाङ्मय में भी नहीं है, विश्व साहित्य में। तो इस अर्थ में ये महत्वपूर्ण है कि उस का एक तरह से जीवंत और धड़कता हुआ अभिलेख है उस समय का। तो उस तरह की कविताएं हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बातें सर आपसे जानने को मिल रही हैं। सर, आप कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, यूँ कहें तो आपकी लेखनी बहुआयामी है। लीक से बिल्कुल हटकर ऐसी कृतियाँ आप इतनी सरलता से कैसे लिखते हैं? ये तो मतलब किसी साहित्यकार के लिए स्वयं कहना मेरे ख्याल से उतना, एक तो आप लिखना तब शुरू करते हैं, जैसे एक जगह मैंने अपने एक साक्षात्कार में कहा भी कि लेखन भी बहुत कुछ प्रेम की तरह है। आप जब तक ये आपको एहसास होता है कि आप ये काम कर रहे हैं, वो हो चुका होता है। तो जैसे कहा, बचपन से वो परिवेश था, अवचेतन में वो संस्कार थे, वो प्रेरणाएं थीं जो मुझे इस तरफ ले गई। दूसरा है कि मैं जैसा समझता हूँ जीवन में महसूस करना, गहराई से महसूस करना, संवेदना से जुड़ना चीज़ों से, और अमूमन थोड़ा बोलने में मैं संकोची हूँ, रहा हूँ शुरू से। तो अभिव्यक्ति का ये ज़रिया मुझे नज़र आया। और घर में भी माहौल था, पिताजी भी लिखते थे, बड़े भाई भी लिखते थे, हर हमारे परिवार के सदस्य कोई ना कोई किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था साहित्य, कला और संस्कृति से। तो मेरे लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, एक तरह से वो अंतर्धारा के रूप में मुझे अपने साथ जोड़ते गए। और मुझे लगता है, जैसे कई लेखक कहते हैं, कि शायद ये एक काम है जो बाकी कामों से शायद मैं थोड़ा बेहतर कर पाता हूँ, और ये मुझे अपनी सार्थकता देता है। साथ ही साथ लेखन क्या है, साहित्य में जो सहित का भाव है, बिल्कुल सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके दोनों अर्थ महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबको साथ लेकर चलना, सहित, और दूसरा सबके हित के बारे में सोचना। तो वो आपको एक अंतः प्रेरणा देता है कि अपने से ऊपर उठकर आप किस तरह, जिसको कहते हैं कि आप दूसरों के बारे में सोचें, इस दुनिया, इस जीवन की बेहतरी के बारे में सोचें। तो साहित्य और उसकी संवेदना को विकसित करें, उसको सींचें। साहित्य ये काम करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन के करीब है। तो शायद ये चीज़ें मुझे ले गई होंगी बिल्कुल सृजन की इस दुनिया में। जी सर, कविताएं, कहानियाँ सबसे सरल और सबसे खूबसूरत माध्यम होती हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। बिल्कुल सही कहा सर। आपसे और भी आगे कई बातें करेंगे। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें, फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग
मन शुद्ध, आत्मनिर्भर और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं प्रेम रंजन अनिमेष सर से। सर, आपकी कुछ कविताएं, जैसे कोई नया समाचार, संगत, माँ, इसे लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। इसके पीछे का सार क्या है, ज़रा समझाएंगे, बताएंगे? बहुत अच्छा आपने जिक्र किया। ये जो कोई नया समाचार है संग्रह, ये दूसरा कविता संग्रह था मेरा जो प्रकाशित हुआ भारतीय ज्ञानपीठ से 2004 में। तो इसमें सारी कविताएं जो हैं वो बच्चों और बचपन के बहाने जीवन और जगत को देखने समझने की कोशिश हैं, और उसको इसलिए लोगों ने सराहा। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि सूर के बाद शायद बाल मन और उसकी गहराइयों में उतरने वाला ये पहला ऐसा कविता का संग्रह है। तो एक त्रयी इस तरह से बनी कि बच्चों के बहाने ये लिखी कविताएं कोई नया समाचार थी। फिर संगत में पिता के अंतिम दिनों के, उनके सानिध्य के शब्द चित्र हैं। तो उसके बाद ये 2012 में आया। फिर माँ के साथ पिछले वर्ष आया है कविता संग्रह। तो पहले से तैयार था लेकिन प्रकाशित हुआ पिछले वर्ष। इसमें ये माँ और दुनिया के सारी माँओं को समर्पित ये किताब है। इसमें माँ से जुड़ी हुई हैं सारी कविताएं। तो जो तीन हमारे मूल संबंध हैं, रिश्ते हैं, माता पिता और बच्चे का जो, तो ये आत्मीयता की एक वृहत त्रयी की तरह हैं अगर एक साथ देखेंगे। क्योंकि ये मूल जो रिश्ते नाते हैं वही हमें अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, अपने जीवन के प्रति विश्वास भरते हैं और दूसरों के लिए, इस संसार के लिए कुछ करने का हौसला भी देते हैं जी। तो इस मायने में ये महत्वपूर्ण है। और कविता के क्षेत्र में इस तरह की त्रयी ये संभव हुई तो अपने आप में ये अनोखी भी है। और इसको लोगों ने इस परिदृश्य में सराहा है कि अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। और आपको मालूम ही होगा, हार्वर्ड में एक अनुसंधान हुआ है जो उन्होंने लगभग 70 वर्षों 75 वर्षों से लगातार कई लोगों पर के साथ बातचीत करके उनके विचार जान के, उनके जीवन और उनके रिश्ते नातों के बारे में उनका आकलन करके किया है। तो उसका कुल निष्कर्ष यही है कि आपके लिए खुशी का साधन जो है, एकमात्र जो है, कि आपके रिश्ते कैसे हैं, कितने और कितने मजबूत हैं, और बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आप कितने समृद्ध हैं, आपकी शोहरत कितनी है, आपकी पहचान कितनी है, आपके पास ताकत कितनी है, ये कहीं से आपको सुखी और आनंदित रखने में, आपको खुश रखने में मदद नहीं करती हैं। तो हमारे यहाँ इन रिश्तों की कद्र जो है शुरू से बहुत ज़्यादा रही है। ये हमारी शब्दावली देखें तो उसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ रिश्तों के लिए कितने शब्द हैं। अगर विश्व भाषा के तौर पे जानी जाने वाली अंग्रेज़ी को देंगे तो उसमें जो अंकल और आंटी से जो काम चल जाता है, तो हमारे लिए उसके लिए तो चाचा चाची, मौसा मौसी, कई मामा मामी जी। तो ये भी बताता है कि आप शब्द उसी के ज़्यादा होते हैं जो चीज़ें आपके करीब रहती हैं, जिनका आप व्यवहार अधिक करते हैं। तो ये रिश्ते हमारी पूंजी रहे हैं। लेकिन अब जो आधुनिक समय आया उसमें ये रिश्ते न सिर्फ पश्चिम में दबाव में है। आप जानते हैं वहाँ पे एकल परिवार की जी प्रथा हो गई है। वहाँ पे कई देशों में विवाह जैसी संस्था प्रथम संस्था नहीं है। वहाँ विवाह तीसरे चौथे पादान पे होता है। उसमें पहले जैसे कुछ देशों में मैरिज लाइक इंस्टीट्यूशन है, उसकी वैधता उसी तरह से होती है विवाह की तरह, लेकिन वो बंधन, मतलब बंधन तो कई उसके शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, लेकिन वो जुड़ाव इस तरह से नहीं होता है। तो लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिकता के साथ साथ ये दबाव में हमारे यहाँ भी रिश्ते आए। आप देखें पहले अलगाव की उतनी घटनाएं सामने नहीं आती हैं, लेकिन अभी आप समाज में देखेंगे तो महीने 2 महीने, कई बार हफ्ते 2 हफ्ते, साल 2 साल में ये स्थितियाँ आती हैं। इसके दोनों पक्ष हैं। ये भी था कि कहीं ना कहीं
एक हिस्सा परिवार का जो एक अगर दो लोगों का रिश्ता है तो उसमें एक जो है बहुत बर्दाश्त करता था तो रिश्ते निभ जाते थे। वो भी सही स्थिति नहीं है। आज़ादी का विकल्प सबके पास स्वतंत्रता का रहना चाहिए। बिल्कुल सर। जहाँ रिश्ते अगर आपके जीवन को ही बाधित करने लगें तो फिर वो उससे उबरना ज़रूरी है और नए रिश्ते जुड़ना सही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि कोई भी दो लोगों के बीच में जो संबंध है वो तालमेल से होता है। और ये सिर्फ वही नहीं है, पिता पुत्र भी आप जानते हैं कि विदेशों में, कई देशों में वृद्धाश्रम बहुत ज़्यादा हैं जी। वहाँ पे एक उम्र के बाद बच्चे उसी तरह से चले जाते हैं जैसे छोटे पक्षी जो हैं बड़े होने के बाद चले जाते हैं, फिर लौट कर आते नहीं हैं। जी जी जी। हमारे यहाँ ये श्रवण कुमार का आदर्श रहा है कि जो भी संतान है वो आखिर तक साथ निभाती है। जी बिल्कुल। तो पिता पुत्र या माँ बेटे का वो रिश्ता कि माँ के लिए बेटा जो है कभी बड़ा ही नहीं होता है। तो इन चीज़ों के महत्व को अब हमारे यहाँ भी सराहने की ज़रूरत है। जी तो लोगों ने इन रचनाओं को, इन कृतियों को इस परिप्रेक्ष्य में जी बहुत ही प्रासंगिक माना और ज़रूरी माना। बिल्कुल सर। सर हम कुछ किताबें यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी कविता संग्रह और कहानी संग्रह से, तो कुछ दिखाना चाहेंगे? साथ ही ज़रूर चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं भी। जी, तो ये अभी चर्चा जैसे चल रही थी तो ये माँ के साथ है। कोई नया समाचार और संगत तो अभी साथ नहीं है मेरे, तो ये माँ के साथ ये पिछले विश्व पुस्तक मेले में किताब आई और ये जो समर्पण भी इसका एक कविता के साथ है। जो इसकी कविता है वो है जीवन भर इस तरह समर्पित सर्वनाम के नाम, जीवन भर इस तरह समर्पित सर्वनाम के नाम कि संज्ञा कोई उसकी रही ही नहीं। तो ये माँ के लिए और दुनिया भर के माँओं के नाम है, क्योंकि आप अमूमन देखेंगे कि वो इसमें एक और छोटी कविता है उससे और ये चीज़ खुलेगी। पहला नाम उसका शीर्षक है कि बच्चे ने जाना कि माँ चूल्हे की आग का दूसरा नाम है, बच्चे ने जाना कि माँ त्याग का दूसरा नाम है, बच्चे ने जाना कि माँ चूल्हे की आग का दूसरा नाम है, बच्चे ने जाना कि माँ त्याग का दूसरा नाम है, माँ का पहला नाम खोज रहा है बच्चा जी। माँ का पहला नाम खोज रहा है बच्चा। तो हर माँ अपने आप में उसका एक अस्तित्व होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से परंपरा रही है कि माएँ अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देती हैं घर परिवार के लिए। तो जो उसकी यत्ता है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो उसके अंदर जो एक बच्ची है वो बहुत जल्दी खो जाती है जी। अपने बच्चों को बड़ा करने में। तो इसी से जुड़ी एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। उसका शीर्षक है माँ को याद है। माँ को अपना जन्मदिन याद नहीं, माँ को अपना जन्मदिन याद नहीं, उसे याद है दूध का हिसाब, याद हैं धोबी को दिए जाने वाले कपड़े, हमारी स्कूल फीस खूब अच्छी तरह याद, पिताजी की चाय में चीनी का अनुपात, अपना जन्मदिन ही याद नहीं। पूछने पर बैठकर सोचने लगती और हमें लगता उसे याद आ रहा, लेकिन उसे याद आ जाता चूल्हे को खोरना, रसोई का खुला रह गया दरवाज़ा, या समय किसी के आने का। उलट पुलट कर देखता सारी चीज़ें, वे कहानियाँ जो उसने सुनाई हैं, सब डिब्बे जिसमें क्या क्या कुछ रखा, डायरी जिसे खर्च के हिसाबों से पाट दिया, कहाँ भूल आई वह, कहीं चूल्हे की आंच में तो नहीं जला आई, धोने खंगालने में तो नहीं गला आई, साफ सफाई करते रद्दी में तो नहीं मिलाई, असहाय सा झुंझलाता फिर इतनी अच्छी तरह उसे क्यों याद है जन्मदिन मेरा, वह उसे भी भूल जाए। देकर बड़ा कोई वास्ता आखिरी बार पूछता माँ से जन्मदिन उसका, और मुस्कुराहट के साथ
बतलाती वह एक तारीख जो मेरा जन्मदिन। अविश्वास से देखता भला यह क्या जवाब हुआ, लेकिन शांत और संयत कहती वह उसी तरह, ये सच है, हाँ सच यही, जिस दिन हुआ जन्म तुम्हारा उसी दिन जन्मी तुम्हारी माँ भी। उससे पहले तो मैं कुछ और थी। माँ शायद ठीक कह रही, माँ शायद ठीक कह रही, मगर मरना भी तो पड़ता है, मगर मरना भी तो पड़ता है फिर जन्म लेने से पहले। बताओ माँ, फिर से पूछता, दो जन्मों के बीच क्या कुछ गुजरा। चुपचाप खड़ा आंखें उसकी देखता, जो धरती आकाश छूती रसोई की आग की ओर लौटती, उसे सब याद है, सब कुछ पूरा पूरा। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही सुंदर। एक माँ का जो समर्पण होता है, बलिदान होता है अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहुत खूबसूरत शब्दों में उकेरा है आपने इसे, दिल को छूने वाले शब्द, बहुत खूबसूरत सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे सर। आपकी कविता संग्रह के लिए आपको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही कहानी संग्रह एक मधुर सपना है, उसके लिए भी आपको अमृतलाल नागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर, गद्य और पद्य दोनों में ही किस तरह से आप इतने खूबसूरती से और इतने अच्छे ढंग से कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं, कैसे लिख पाते हैं, कैसे महारत हासिल की आपने, ज़रूर बताएं। ये देखिए, गद्य और पद्य हैं तो अभिव्यक्तियाँ ही। जैसे कहा जाता है कि अच्छी तरह से बोलना कविता है और अच्छी तरह से चलना नृत्य है। तो ये जो कहन के अलग अलग ढंग है, मूल है कि जो आप में कहना है, जो आपको कहना है, वो अपना रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। और धीरे धीरे मेरा मानना है ये कि किसी भी अच्छे लेखक में वो सूझ समझ बढ़ती जाती है, आ जाती है, और तब उसको लिखना नहीं पड़ता। जो भी उसके अंदर जो रचना है वो उसका हाथ पकड़ के अपने को लिखवा लेती है। और ये पारदर्शिता जो लेखक और जो लिखने जा रहा है, जो रचना है, रचना और रचनाकार में ये जो तादाद में जितना बढ़ता जाता है तो उतने ही स्वाभाविक रूप से ये संभव होता है। और विधाओं के बीच की आवाजाही बहुत मदद भी करती है, ये मेरा मानना है, और मैं इसको ज़रूरी भी मानता हूँ, क्योंकि विधाएं तो एक तरह की सुविधाएं हैं। बिल्कुल सर। जो बनी हैं। अन्यथा हमारे संस्कृत में देखेंगे तो पहले सब कुछ काव्य में ही था जी। उसमें चाहे विज्ञान हो, दर्शन हो, धर्म हो और तकनीकी चीज़ें भी काव्य में ही, सब कुछ काव्य था। तो वो तरीक़ा था। तो आप जिस तरह से बातचीत करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, अब हमारी कविता भी उसके निकट है, क्योंकि अब वो छंद मुक्त कविता की परंपरा है। तो एक बड़ा खुला मैदान है। उसके साथ साथ बहुत चीज़ें आई जिस पे अब आप लिख सकते हैं, जो शायद छंद में उस तरह से संभव नहीं था। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी रचनाकार, साहित्यकार, कलाकार के लिए, विशेषकर जो शब्दों से जुड़े हैं, सृजन साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ भी अस्पृश्य नहीं रहता, न होना चाहिए। तब वो खुलापन रहता है, वो स्वतंत्रता रहती है रचना को, कि वो जिस रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति कर सकती है वो रूप ले लेती है आपके ज़रिए। आप तो अंततः, प्रथमतः और अंततः एक निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल सर। और वही स्थिति किसी लेखक को एक अच्छा लेखक बनाती है। तो इसीलिए ये सहज रूप से मेरे लिए संभव होता है। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों का व्याकरण होता है, तो उसका ज्ञान आपको जितनी जल्दी हो जाए, जितनी बचपन में, जो सौभाग्यवश, चूँकि जैसे मैंने कहा परिवेश से होता है। जैसे संगीत मैंने सीखा नहीं है, लेकिन वो परिवेश था, तो कई रचनाएं अपना छंद, अपना संगीत लिए हुए मेरे
पास आती हैं। बिल्कुल। और ये तो अद्भुत रचनालोक है। जी। आपको सपने में रचनाएं मिलती हैं, कविताएं मिलती हैं, जी। नींद में मिलती हैं, और दुनिया के साथ जो आपका जी। व्यवहार है उसके दौरान तो मिलती ही हैं। बिल्कुल। आप अवलोकन से आपको कई चीज़ें मिलती हैं, अध्ययन से मिलती हैं, बिल्कुल। आपके जो अनुभव हैं, दूसरे के जो अनुभव हैं, और मैं तो मानता हूँ दूसरा कोई है ही नहीं। जी। ये आपकी अपनी सीमा है कि आप इतने तक इतने को अपना मानते हैं। बिल्कुल। एक लेखक के लिए दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। जी। तो सर, यही चीज़ें मिलके आपको बिल्कुल। अलग अलग तरह की रचनाएं आपसे संभव करवाती हैं। जी जी और आपके फलक को एक तरह से बढ़ाती हैं। बिल्कुल सर। आप सर किसी आगे एक विधा भी में कैद रहेंगे तो फिर वो शायद वो फलक, वो वितान थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। सर आगे भी आपकी कविताओं और रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए बिहार बिहान के साथ। हम जल्द हाजिर होते हैं। कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं प्रेम रंजन अनिमेष सर से। सर अभी हम आपकी कहानी संग्रह एक मधुर सपना है के बारे में बातें कर रहे हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि इसके बारे में ज़रूर जिक्र करें, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। तो ये वो कहानी संग्रह है एक मधुर सपना, और ये भी पिछले वर्ष पुस्तक मेले में आई है, विश्व पुस्तक मेला जो नई दिल्ली में लगता है। और इसको शीर्षक कहानी के बारे में आप चर्चा कर रही थी। शीर्षक कहानी हंस में प्रकाशित हुई थी 2004 में। तो उस समय एक अमृतलाल नागर पुरस्कार हंस द्वारा आयोजित किया गया था। तो उसमें ये पहला आयोजन था, प्रथम अमृतलाल नागर पुरस्कार। तो उसमें प्रथम स्थान इस कहानी को मिला था, एक मधुर सपना जी। तो वो कहानी है इसमें। और एक और ख़ास बात है जो कि याद है कि राजेंद्र यादव जी जो खुद इतने अच्छे कहानीकार और संपादक रहे और इतना योगदान है, तो जो निर्णायक मंडली थी उसने किसी और कहानी को पहला स्थान दिया था। ये शायद दूसरे तीसरे स्थान पर ही होगी। तो उन्होंने, चूँकि उस ज़माने में देखिए उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो खुद ये कहानी पढ़ते, लेकिन उन्होंने कहानी पढ़ी और फिर एक पृष्ठ का उन्होंने वक्तव्य बनाया और उसको छापा, और कारण दिया कि मैं इस कारण से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इस कहानी को प्रथम करता हूँ कि ये कहानी जहाँ जितनी चलती है उतनी तो खूबसूरत कहानी है ही, जहाँ समाप्त होती है वहाँ से फिर से शुरू होती है। तो उन्होंने तर्क दिया। तो ये कहानी इसमें ये है जो एक बच्चे और शिक्षक उसके केंद्र में है, और उसके साथ साथ सारा परिवेश उसमें आता है। उसमें शिक्षा व्यवस्था आती है, जो संघर्ष है, जो खासकर जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं समाज में उनके, उसी से ये बच्चा आता है। उसके पिताजी हजामत बनाने का काम करते हैं उनके पास, लेकिन उसकी कोई दुकान भी नहीं है। वो घूम घूम के ये काम करते हैं, और वो बच्चा लेकिन पढ़ने में मेधावी है। और वो उसके शिक्षक सारे बच्चों को, शिक्षक भी बहुत ही समर्पित शिक्षक हैं, वो एक मधुर सपना विषय पर निबंध लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये बच्चा जो है उसी तरह के निबंध लिखता है जो चीज़ें उसके अंदर हैं। मतलब उसके यहाँ है कि कई बार उसको भूखे रह जाना पड़ता है, और फिर भी वो समर्पित है। वो जाता है, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, स्कूल ज़रूर जाता है, पढ़ाई लगन से करता है। लेकिन वो जब शुरुआती दौर पे वो अपने सपने रचता है तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो आ जाती हैं कि मुझे कहीं से कोई एक नोट मिल गया 100 रुपये का, और मैं उसे उठा के ले गया और मैंने ये चीज़ें खाई। ये तो उसके शिक्षक समझाते हैं कि नहीं, तुमसे उम्मीद जो है हमको और अधिक है
तुम देश का भविष्य हो, तुम अपनी सोच और अपने सपने भी और ये करो। तो फिर वो धीरे धीरे फिर उसको एक सपना आता है सचमुच की, क्योंकि उन्हें दोनों चर्चा है कि राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं उस इलाके में, तो उसके मन में ये सपना आता है कि वो हमारे घर आए तो कितना अच्छा रहे, और तो वो अपना सपना करता। फिर ये उस सपने का जो है सच के साथ उसकी जो टकराहट होती है जी, वो कहानी तो उससे बनती है। ये कहानी एक है, इसमें बहुत सारी बाकी जो कहानियाँ हैं, 8 और कहानियाँ हैं जो बहुत ही अपने जब भी पत्र पत्रिकाओं में आई चर्चित रही हैं, जी, तो इसको भी बहुत इसलिए पसंद किया है कि इसमें और कहानियाँ है, कागज़ का हवाई जहाज़, जी, एक संवाद कहानी है, एक न खोली गई चिट्ठी कहानी है जो बहुत चर्चित रही है, फिर एक हजामत कहानी है, विस्फोट है, वह आदमी कभी भी मारा जा सकता है, एक सीधे साधे आदमी की कहानी है, बाल चिकित्सक की कहानी है जो बच्चों के चिकित्सक के बारे में नहीं है, वो एक ऐसे चिकित्सक के बारे में है जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। वो बाल के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, एक बाल उनको मिल जाए तो फिर वो इलाज करते हैं। वो है बिल्कुल अलग अनूठी ढंग की कहानी है। फिर एक है जानी है जब जान प्यारे, इसकी भी पृष्ठभूमि जो है वो महामारी के दौरान की है। बिल्कुल। तो इस तरह से अलग अलग ढंग की कहानी है। और आपकी ये जो कहानी संग्रह है इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं जिसका आपने उल्लेख अभी किया। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। सर, अब आप वुमेन सेंट्रिक कहानियाँ और कविताएं भी लिखते हैं। स्त्री के मर्म को, उसकी संवेदनाओं को आप चिंतन की हद तक आप उकेरते हैं अपनी रचनाओं में। उसमें से एक जो आपकी कविता संग्रह है बिना मुंडेर की छत, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा, पसंद किया। एक पुरुष होकर एक स्त्री को उससे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझना, जानना, चूँकि मैं खुद एक स्त्री हूँ तो ये जानने की जिज्ञासा ज़रूर रखती हूँ। ये परकाया प्रवेश किस तरह से करते हैं आप, कैसे कर पाते हैं? स्नेह है आपका कि आपने ये रचनाएं पढ़ी और इसको सराहा है। इसी तरह से कई स्त्रियों ने, और जो जिसमें रचनाकार भी शामिल हैं, उन्होंने भी पढ़ा और सराहा है। एक बात यह है कि अगर आप सोच के लिखें तो अच्छा नहीं लिख पाएंगे, ख़ासकर स्त्रियों के बारे में। लेकिन आप ये देखिए कि ये सृष्टि संभव कैसे हुई है, स्त्रियों के ज़रिए हुई है। स्त्रियां ही जीवन दायिनी भी हैं और जीवन को संजोने और सींचने का काम भी वो करती हैं। पुरुष के बिना संभवतः काम चल जाए, लेकिन स्त्री के बिना इस संसार का अस्तित्व संकट में रहेगा। दूसरे हमारे जो अवधारणा है उसमें प्रकृति का जो अवधारणा है, प्रकृति जो हमारे साथ है, प्रकृति जो हमारे भीतर है, तो एक तरह से उसको भी स्त्री का प्रतिरूप आप देख सकते हैं, स्त्री को प्रकृति का प्रतिरूप देख सकते हैं। और पहले मैंने चर्चा भी की कि कई बार इन दोनों के साथ हमारा यथार्थ जीवन में बर्ताव जो है वो अच्छा नहीं रहता है। शब्दों में तो बहुत सही है, तो कहीं ना कहीं एक कचोट बचपन से जो घर परिवार आसपास का जो समाज देखा, तो उसकी वो कहीं ना कहीं से भीतर वो कुरेदती रही, और वही जो एक तरह से देखा, अनुभव किया हुआ है, वो रचनाओं में आता है। बल्कि रचनाएं, जैसे मैंने कहा, अपने को लिखवाती हैं उस तरह से। तो अब जैसे संयोग अच्छा है कि ये जो 2 किताबें हैं, ये स्त्री गाथा ये है, तो ये उपन्यास है जी। ये भी स्त्रियों की न सिर्फ व्यथा कथा, बल्कि उनकी उस अपनी अस्मिता को ढूंढने की जो उनकी कोशिश है जी, जो छटपटाहट बेचैनी है, और अभी जो जिसको अभी उन्होंने हकीकत में भी ढाला है। बहुत स्त्रियों ने अब आगे बढ़ के फिर से वो समझदारी, अब उनमें वो चेतना जगी है कि दूसरों के लिए सर्वस्व अपना समर्पित कर देना जीवन का सिर्फ एक अस्तित्व वो नहीं है। जैसे प्रकृति अपने शर्त पे कैसे सिखाती है, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बीच बीच में याद दिलाती हैं। बड़े बड़े तूफान आते हैं, बाढ़ की स्थिति आती है, तो प्रकृति याद दिलाती है कि भाई आप हमसे हैं तो ज़रा अपनी औकात में रहें। स्त्री कई बार वो
अपने ही उपेक्षा जी, जी। में शामिल भी हो जाती है जाने अनजाने। तो वो चीज़ें इसमें हैं, एक स्त्री इसमें अपने को ढूंढने निकलती है। उसी तरह स्त्री सूक्त ये कविताओं की किताब है, तो एक तरह से इस तरह से भी इसको देखा गया कि पुरुष सूक्त है, स्त्री सूक्त को होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्त्री के जीवन संघर्ष की काव्य कथाएं हैं इसमें। तो जैसे मैंने कहा, विधाओं में आवाजाही का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कविताओं में भी कहानियाँ होती हैं, कहानियों में भी कविताएं होती हैं, काव्यात्मकता होती है, तो फिर आपको वो आसानी हो जाती है, सरलता होती है। तो इस तरह से किताबें हैं ये दोनों। जो अभी माँ के साथ की कविता भी आपने सुनाई, और ये माई रे उपन्यास है जी। तो ये भी दोनों गद्य और पद्य में दोनों, ये भी स्त्री जीवन पे केंद्रित किताबें हैं। माँ के साथ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। ये जो माई रे उपन्यास है, इसमें एक स्त्री है जो एक छोटे से गांव में है, लोक गायिका है वो। जी। वहाँ से अपना वो सफ़र शुरू करती है, बिल्कुल। और वो ब्याह के बाद मुंबई पहुँचती है। तब घर परिवार की ऐसी स्थिति है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उसका वो संगीत वहीं पृष्ठभूमि में चला जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ा पाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर संयोग घटनाक्रम ऐसे आगे बढ़ता है कि उसके पति जो हैं वो थोड़े स्वास्थ्य समस्याएं उनके आ जाती हैं, काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो फिर वो अपना संघर्ष शुरू करती है। तो एक लोक गायिका से शुरुआत करके एक छोटे से गांव बखोरापुर से शुरू करके फिर वो महानगर में अपने संगीत के साथ और बाकी जितने परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उनके साथ जूझती हुई अपनी जगह बनाती है। और फिर अंत में उसका ये रहता है कि ये संचित जो संस्कार हैं और ये उसकी कला है, वो अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाने के लिए दे पाए, और वो पुत्र जो है वो उसको संभव करता है, उसके भी बड़े संघर्ष होते हैं। तो इसकी ये कहानी है, तो इसको भी बहुत पसंद किया लोगों ने। सर। तो कहने का अर्थ है सर, एक नारी के जीवन के संघर्षों को, जो भी चैलेंजेस आते हैं और उनके मर्म को, उनके दर्द को आपने बहुत ही सरल भाषा में उकेरा है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है अपनी किताबों में। कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, बाकी आप सब लोगों का स्नेह है पढ़ने वालों बहुत और साहित्य अनुरागियों का। जी सर, यहाँ ये भी हमें ज़रूर बताएं कि आगे आने वाली आपकी और कौन कौन सी रचनाएं, कहानियाँ, कविताएं प्रकाशित होने वाली हैं, इसके बारे में भी बताएं कुछ। प्रकाशन के बारे में बहुत अच्छी बात हमारे एक अग्रणी जो लेखक हैं कि उन्होंने कहा कि आपने रचना लिख ली, तैयार कर ली, आपके हिसाब से वो तैयार हो गई तो प्रकाशित हो गई, प्रकाश में आ गई। तो पहले तो प्रकाशन का है कि वो रोशनी जो है पहले अपने अंदर कौंधती है, वो आप में उजास भरती है, कृति सामने आती है। फिर उसके बाद जो उसका व्यवहारिक पक्ष है कि वो पन्नों पर या किसी और माध्यम से लोगों के बीच आए, तो उसमें कई चीज़ें काम करती हैं जो आपके बहुत हद तक कई बार वश में नहीं होती हैं। तो इसमें संयोग रहता है। तो संयोग ऐसा रहा कि पिछले 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण किताबें, पांडुलिपियाँ जो थीं वो सामने आ सकीं, और जहाँ जहाँ से आई उन प्रकाशकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले आप जैसे लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने खोज कर वो कृतियाँ पढ़ी, उसके बारे में अपने अभिमत दिए। जैसे अभी स्त्री सूक्त की कुछ कविताएं, 11 कविताएं एक ब्लॉग है कौशिकी, उस पर आई हैं, तो उसमें लगभग 22-23 बहुत ही विस्तृत प्रतिक्रियाएँ अभी आई हैं। और उसको लोगों ने उसमें ये भी उल्लेख किया कि इस तरह के जो आपने पर काया प्रवेश की बात की, तो एक लेखक का काम तो इसके बिना चलता ही नहीं है। जी सर। हालांकि है ये पुरानी अवधारणा और एक तरह से धर्म अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, जहाँ तक मुझे याद है, मंडन मिश्र जी की जो बेटी थी भारती, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसका प्रयोग किया था कि उन्होंने उनके भीतर जाकर फिर वो पहले उस सवाल को समझा कि प्रश्न क्या है, क्योंकि जो वो प्रश्न कर रही थी वो उनके अनुभव क्षेत्र में नहीं था। तो आप एक बतौर एक व्यक्ति, मनुष्य और मनुष्यता और संवेदना से भरे मनुष्य के रूप में दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और मूलतः तो साहित्य यही है, अपने से ऊपर उठकर दूसरों से जुड़ना,
उस साझेदारी और सामूहिकता को आगे बढ़ाना, जिसके साथ इस संसार की यात्रा आगे चलेगी और ये जीवन और जगत बेहतर होगा। बिल्कुल। तो चेतना में आप दूसरों की चेतना में प्रवेश करके कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से, उनके जैसे उनकी चीज़ों को व्यक्त कर पाएँ। सर, अगर समय हमारे पास रहता तो अभी और भी रचनाओं के बारे में ज़रूर आपसे बात करते। सर, जाते जाते आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, या अभी अभी आए हैं या आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों ने जो बातचीत की उसमें शायद बहुत सारे सूत्र उसमें रहे। जैसे मैंने यही कहा कि एक तो साहित्य ऐसा क्षेत्र है और साहित्य ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदमी हमेशा नया रहता है और रह सकता है। और साहित्य के क्षेत्र में आप 5 दशक आपके अनुभव हो तब भी आपको युवा कई बार माना जाता है। और तो एक तो है कि सीखने का काम जैसे किसी विद्यार्थी के लिए कहते हैं कि हमेशा चलता है, तो वही है कि आप अध्ययन, अवलोकन और अनुभव, इन तीनों का ही मिश्रण होता है साहित्य में। आप चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास समझने की कोशिश करते हैं, आपके अनुभव जो हैं वो काम करते हैं, और फिर आप जब अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में कैसी कैसी कमाल की चीज़ें पहले से लिखी गई हैं और वो आपको भी रास्ता दिखाती हैं। तो आपके पास फिर कई रास्ते होते हैं एक ही रचना को संभव कर। तो इस फलक को जितना व्यापक करेंगे, और सबसे ज़रूरी ये है कि अभी थोड़ी सी जो नई पीढ़ी है, चूँकि सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं, गैजेट्स इतने हैं, तो वो चाक्षुष थोड़ी हो गई है। तो लोग पढ़ें, अपनी भाषा की चीज़ें पढ़ें, क्योंकि साहित्य संस्कार और खोज परखता, अन्वेषणशीलता, ये सब उसमें संभव होते हैं। तो यही आग्रह रहेगा सबसे, और फिर बाकी तो वाग्देवी की कृपा जिस पर जैसी है वो आगे बढ़ता है। सर, बहुत सारी रोचक बातें हमने आज आपसे की, साहित्य के बारे में आपसे आज हमने जाना। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दूरदर्शन का और हमारे दर्शकों का जुड़े रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इससे संबंधित अगर उनके प्रश्न हो, जिज्ञासाएँ हो तो ज़रूर भेजें, और मैं कोशिश करूँगा कि यथासंभव उसका समाधान कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके फीडबैक्स जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।